मैं हूँ आलिया और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। और आज के प्रोग्राम में बैरियर्स ब्रेक करती हुई बातें और जो मेहमान मौजूद हैं, मेरा ख्याल है इससे पहले हमारे प्रोग्राम में ऐसे बैरियर्स ब्रेक नहीं हुए होंगे। इसकी वजह ये है कि आज हमारे प्रोग्राम में दो बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज हैं, बड़ी पॉपुलर। यानी एक तो जो आतिफ तौकीर, आप उनको देख ही रहे हैं, जो कि पहले भी हम हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होते रहे हैं। हरदिल अजीज पोइट हैं, शायर हैं, राइटर हैं और इसके अलावा ब्रॉडकास्टर हैं। आतिफ तौकीर को हम वेलकम करते हैं, लेकिन आतिफ तौकीर के साथ इस वक़्त जो शख्सियत आपको नज़र आ रही है, वो बिलाल कियानी है इनका नाम। और वो सर्न में काम करते हैं। अब आप जानते हैं द लार्जेस्ट पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी जो है इन द वर्ल्ड, सर्न को कहा जाता है। यानी सर्न का नाम लेना भी जो है ना, वो एक बड़ी बात मैं तो समझती हूँ। और मेरे लिए तो ज़िंदगी का सबसे बड़ा वो एक्सपीरियंस होगा कि अगर मैं कभी सर्न में जो है उसको विज़िट कर पाऊँ। तो जेनेवा सर्न के पास ये दोनों हज़रात मौजूद हैं। सबसे पहले आप दोनों को वेलकम, बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम को जॉइन करने के लिए। आदाब आदाब, बहुत शुक्रिया। आज हम अपने व्यूअर्स तक एक अलग सा प्रोग्राम, मैं कुछ दिनों से काफ़ी अलग से प्रोग्राम कर रही हूँ और हम आज बात करेंगे कि टाइम पर वक़्त का बड़ा एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाता है। वक़्त है भी या नहीं है, बड़ी शायरी इसके ऊपर की गई। यूनिवर्स के बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके ऊपर डिस्कस किया जाता है। अभी कुछ ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं कि बहुत जल्द कायनात जो है वो ख़त्म होने जा रही है और ऐसी बहुत सी चीज़ें। तो हम बात का जो आगाज़ है वो, क्योंकि बिलाल कियानी आज फर्स्ट टाइम हमारे प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं, तो मैं उनसे करना चाहूँगी। बिलाल कियानी, पहले तो आप एज़ ए फिज़िसिस्ट सर्न में काम कर रहे हैं, ये इतने बड़े एज़ाज़ की बात है। आप वहाँ पर कौन से इस वक़्त जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर काम कर रहे हैं? और कुछ सर्न के हवाले से भी कुछ थोड़ा-सा हमें, ऐसे व्यूअर्स वैसे तो सभी जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते, कम जानते हैं, उनको इंट्रोड्यूस भी करवाइएगा प्लीज़। जी, जैसे कि आपने कहा कि सर्न जो है वो एक सबसे बड़ी पार्टिकल फिजिक्स लैबोरेटरी है। तो यहाँ पर बुनियादी तौर पर हम प्रोटॉन्स पार्टिकल्स हैं उनको तकरीबन रोशनी की रफ्तार से एक्सेलरेट करवाते हैं और उनकी कोलिजन्स करवाते हैं 4 मुख्तलिफ जगहों पे। और जिन जगहों पे कोलिजन्स होती हैं वहाँ पे डिटेक्टर्स इंस्टॉल किए जाते हैं। उन डिटेक्टर्स का काम ये होता है कि जो वो कोलिजन्स हो रही हैं उनकी स्नैपशॉट ली जाए। इट्स लाइक वन बिग कैमरा जो उन कोलिजन्स को रिकॉर्ड करता है और हमें इस चीज़ को समझने में हमारी मदद करता है कि आया जिस वक़्त बिग बैंग हुआ था उस अर्लीस्ट टाइम पर हमारे यूनिवर्स में क्या कंडीशन थी और हम इन कोलिजन से उसी तरह की कंडीशंस प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आपने पहले वक्त की बात की, तो वक्त का आगाज या कायनात का आगाज और जिसे हम स्पेस एंड टाइम का कॉन्सेप्ट करते हैं कहते हैं फिजिक्स के अंदर, उसका आगाज बेसिकली बिग बैंग से हुआ था। Big Bang was a zero time, and then the time started evolving from that time to the place where we are right now. तो ये जो बिग बैंग का कॉन्सेप्ट है और जो हम अपनी यूनिवर्स को उस अर्ली टाइम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो बुनियादी मकासद हैं सर्न के। और इससे हम फंडामेंटली इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि मादा किस चीज़ से बना हुआ है और उसके दरमियान जो मुख्तलिफ फोर्सेस हैं जो मुख्तलिफ किस्म की पार्टिकल्स को और मादे को जोड़े रखी हुई हैं उनको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये सर्न की बुनियादी मकासद में से। जी, अच्छा, ये आपने हमें बताया। अ, फिलहाल हम जैसा मैंने कहा कि ये तो बड़े ही एक ऑनर की बात है कि सर में, क्योंकि ऐसे पूरी दुनिया के चुने हुए दिमाग वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर काम करते हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम के हवाले से जो वहाँ पर, बल्कि एक रोड का नाम भी जो है वो डॉक्टर अब्दुल सलाम के नाम पर है। ये भी हमने, बल्कि जब आतिफ ने वहाँ पे विज़िट किया था आप लोगों के पास, तो हमने पिक्चर्स इन्होंने दिखाई थी, वहाँ की वीडियोज़ हम तक पहुँचाई थी। तो मैं आपसे, इससे पहले कि आतिफ की तरफ बढ़ूँ, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहती हूँ। उनसे एक बात कही जा रही है कि जो आपने बिग बैंग का कहा कि अब दुनिया जो है वो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ रही है कि जिसमें ये कहा जाता है कि जो थ्योरीज पहले आ चुकी हैं, अब उनको जो है नेगेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जैसे कि कायनात जो है वो एक्सपैंड कर रही है। मेटावर्स, कई ऐसी यूनिवर्सिटीज, पैरेलल यूनिवर्सिटीज, जिसके ऊपर साइंस भी बात कर रही है। क्या ये बात सही है या सिर्फ लोग ही बात कर रहे हैं? क्या वहां पर भी ऐसी बात हो रही है? देखें, इसमें एक चीज़ मैं वाज़ेह करता चलूँ कि जो पार्टिकल फिजिक्स की एक थ्योरी है जिसको स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स कहते हैं, जो अभी तक बड़े ही कामयाबी के साथ हमारी यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने में
या उसकी वजाहत करने में हमें उसने मदद की है, उसका एक मिसिंग पीस था जिसको हिग्स बोसॉन या जिसको आप खुदाई ज़र्रा या गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। तो 2012 में इसकी डिस्कवरी हुई सर्न के अंदर, उसी एक्सपेरिमेंट में जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, जिसको CMS कहते हैं, उसमें भी, और दूसरा एक एक्सपेरिमेंट है जिसको राइवल एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं आप, एटलस। तो CMS और एटलस में बैक वक्त 2012 में हमने ये सिग्नेचर्स देखे कि 125 GeV के अराउंड कुछ एक्सेस थी पार्टिकल्स की, और जिसको बाद में वेरीफाई किया गया कि दिस इज लाइक अ हिग्स बोसॉन, और उसकी डिस्कवरी अनाउंस की गई। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी LHC की, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की, और उस पर लगे हुए तमाम एक्सपेरिमेंट्स की, क्योंकि बुनियादी तौर पर हम इसी मिसिंग पार्टिकल को डिस्कवर करना चाह रहे थे, और जो हमने अचीव कर लिया। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि स्टैंडर्ड मॉडल एक पार्टिकल फिजिक्स की थ्योरी तो है जिसने हमें काफी सारी चीजों को समझने में मदद तो दी, लेकिन ये कंप्लीट थ्योरी नहीं है। फिर इसके बाद बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं जिनको ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरीज का नाम दिया जाता है, जिसमें और बहुत सारी फोर्सेस को इंक्लूड किया गया है, और बहुत सारे पार्टिकल्स को इंक्लूड किया गया है। जैसे मैं एक आपको छोटी सी मिसाल दूं कि जब द ओल्डेस्ट नोन फोर्स टू ह्यूमन बीइंग, जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं या कशिश शकल जिसे उर्दू में कहते हैं, वो डिस्कवर तो न्यूटन के टाइम पे हुई, लेकिन आज तक हम इस चीज को समझ नहीं पाए कि इनफैक्ट वो कौन से ऐसे रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल हैं जिसकी वजह से ये कशिश शकल दो चीजें एक दूसरे को खींचती हैं। तो इसको समझना एक 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 ओपन प्रॉब्लम है फिजिक्स में, और मैं समझता हूँ कि ये जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे मुख्तलिफ थेरीज से, और ऑल्सो ऑन द साइड ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो हम उस चीज को सामने लेके आएंगे कि और ऐसे इस पार्टिकल को बेसिकली ग्रेविटॉन कहा जाता है। इसके अलावा बहुत सारी और चीजें, जैसे फंडामेंटली कॉन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक जो चीज जिस वक्त बिग बैंग हुआ, तो हमारा मानना यह है कि उस वक्त जो अगर मादा यानी मैटर की यूनिवर्स जो हमारे इर्द गिर्द नजर आती है, इन प्रिंसिपल इक्वल अमाउंट में आपकी एंटी मैटर की यूनिवर्स भी होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन ऐसा नहीं है, हम अपनी यूनिवर्स जो देखते हैं वो मैटर है, कहाँ जिद्दे मादा कहाँ गया या एंटी मैटर कहाँ गया, ये भी एक ओपन प्रॉब्लम है फिजिक्स में, और इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं, मैं अगर डिटेल में जाऊं तो हमारी पूरी रात इस पे लग जाएगी, लेकिन पॉइंट ये है कि ये बहुत सारे सवालात हैं जिनको हम आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए कंटिन्यूस डेटा टेकिंग और मुख्तलिफ एनालिसिस टेक्निक्स को इस्तेमाल करके हम प्रोग्रेस करते हैं उसकी तरफ। जी, बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया था कि गॉड पार्टिकल, इसकी बहुत डेकेड्स तक बात होती रही, उसके बाद जब उसको एक्सप्लोर कर लिया गया, तो उसके बाद फिर और भी जो थ्योरीज़ आती रही, जैसे कि आपने एक्सप्लेन किया कि ये जो है बात रुकने वाली नहीं है, बहुत आगे जाएगी। आतिफ तौकीर, अब आप तो हम आपसे बहुत शायरी सुनते रहते हैं, और आपका, जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, कि हम अहदे आतिफ तौकीर में ज़िंदा, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जिस तरीके से आपने अपनी शायरी में ऐसे कॉन्सेप्ट्स लेकर आए हैं जिनके ऊपर बहुत कम बात हुई, लेकिन कम शायर उस तरीके से जो है उन कॉन्सेप्ट्स को अपनी शायरी में उसका ज़िक्र करते हैं या उस पे शेर लिखते हैं। आपसे मैं ये एक तो ये जानना चाहूँगी कि आपका सर में कैसा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो एक्सपीरियंस रहा? आप इस वक़्त यहाँ पर भी मौजूद हैं उनके साथ। और साथ ही मैं आपसे, आपने जो टाइम की, जब हम बात टाइम पर आपने जो है वो शायरी की, नज़्म लिखी, और इसी तरीके से यूनिवर्स के साइंटिफिक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पे भी आपने जो है वो शेर कहे हैं। तो कुछ ज़रा टाइम के हवाले से जो आपने कहा वो भी हम सुनना चाहेंगे कि आपने कैसे इलैबोरेट किया, आपने कैसे उसको एक्सप्लेन किया है कि टाइम क्या है? अच्छा, हम जैसे कहते हैं ना टाइम एंड स्पेस, असल में ये टाइम स्पेस है, ये एक ही है, ये दो अलग अलग चीजें नहीं। डॉक्टर साहब बेहतर बता सकेंगे, लेकिन ये दो अलग अलग चीजें नहीं है। हम यही जान पाए हैं, खासतौर पर आइंस्टाइन की जो थीरीज हैं वो बताती हैं कि ये असल में जो जो वक्त है, ये चौथी जहत है जो नत्थी है इस फैब्रिक के साथ, ये अलग अलग इसको नहीं देख सकते। तो मुझे लगता है कि जो बिग बैंग जिसे हम टाइम की बर्थ कहते हैं वही जा रहा है, स्पेस की बर्थ भी वही है, वहीं से पैदा हुआ है दोनों, ये दोनों फिनोमिनन ये वहीं के हैं। तो मेरे ख्याल में इस पूरी कहानी का आगाज जहां से हुआ है वो अब तक, आपको पता है जो CERN है, देखिए CERN की खास बात यह है कि ये कोई यहाँ थियोरेटिकल फिजिक्स के लोग तो होते हैं, लेकिन असल में ये काम प्रैक्टिकल है। जो थ्योरीज आ चुकी हैं
उनको साबित करना या उन्हें डिसअप्रूव करना, ये CERN का काम है। और CERN की तरह की ज़ाहिर है अमेरिका में भी है इसी तरह। आपको मालूम होना चाहिए कि गालिबन लेगो में जो ग्रेविटेशनल वेव हैं वो लेगो में अमेरिका की जो ऐसी एक रसदगाह है वहां, लाइगो में वहां ये वो हुई थी, जो गालिबन 100 साल बाद आइंस्टाइन की थ्योरी के 100 साल बाद ग्रेविटेशनल वेव जो प्रिडिक्ट हुई थी 100 साल पहले, वो उनको प्रैक्टिकली साबित हो गया। तो ये तो प्रैक्टिकली चीजों को, जिस तरह इन्होंने स्टैंडर्ड मॉडल का भी बात की, स्टैंडर्ड मॉडल जा रहा है वो मौजूद है, इतना पुराना है वो, लेकिन अब तक उस पर मुसलसल काम हो रहा है और अभी भी वो मुकम्मल नहीं है, इसलिए कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है या क्वांटम फिजिक्स है वो और जो जनरल रिलेटिविटी है, ये दोनों पैरेलल चल रहे होते हैं। और जैसे ही आप, जैसे उन्होंने कहा ग्रेविटी की बात की, वो ग्रेविटी क्वांटम मैकेनिक्स में हमें समझ नहीं आ रही है, क्वांटम लेवल पे ग्रेविटी किस तरह काम करती है, ज़ाहिर है वो एक बड़ा मामला है। तो खैर मैं आपको चंद चीजें आपकी नजर कर देता हूँ, अच्छा बिलाल भी सुनेंगे वो, कि इजाफियत ही हवाला ज़मा मकां कर रही, इजाफियत ही हवाला ज़मा मकां कर रही, मगर तजाजुब जौहर की बेयकीनी थी। इजाफियत ही हवाला ज़मा मकां कर रही, मगर तजाजुब जौहर की बेयकीनी थी। खला के छेद बताते हैं वक्त साकित है, ये कायनात कहाँ इस कदर मशीनी थी। वाह, इजाफियत रिलेटिविटी है, और जाहिर है ये नज़्म बाकी तो खुद ही बता देगी, लेकिन इस आइडिया ये है कि जो साइंटिफिक रिलेटिविटी है उसको अगर सोशल कॉन्स्ट्रक्ट पे अगर आप लगाएं या अप्लाई करने की कोशिश करें तो क्या होता है। यानी याद रखिएगा कि जो समाजी थ्योरीज होती हैं वो किसी न किसी सतह पर जाकर साइंटिफिक थ्योरीज को असरअंदाज हो रही होती हैं। उसी तरह जो साइंटिफिक थ्योरीज होती हैं वो हमारी समाजियात को असरअंदाज होती हैं। डार्विन की थ्योरी का एक समाजी असर भी है, ज़ाहिर है वो एक साइंटिफिक थ्योरी है लेकिन उसका एक समाजी असर भी। उसी तरह अगर रिलेटिविटी को हम समाजियात पर लगाएं तो क्या होगा, ये असल में वो आइडिया है। ये वक्त क्या है, इजाफियत है, कि जैसे गर्दिश की लम्हा लम्हा निगों सरी को सफर समझना, कि जैसे माकूस जावियों को सफीर गश्ते सही समझना। ये दायरा वार गर्दिशों के नुकाते मख्फी को देख लेने के एक दावे से बढ़ के क्या है। हम एक गुज़श्ता से हाल और फिर आइंदा होते हैं या खड़े हैं। ज़मा मकां की हर एक तफहीम बखिया बखिया उधड़ रही है, कि चार समतों के इस ताउन के बीच भी तो हजार समतों का जालसा है। हर एक यकीन को किसी हवाले, किसी तसव्वुर, किसी गुमा से ही निस्बतें हैं। हर एक हरकत, हर एक सुकूनत तजाद होके भी मुंसलिक है। सुकून क्या है, खुद अपने मानी में दायरा है। सुकूत क्या है, इजाफियत है। सो इसकी पैमाइशों को फिर शोर की जरूरत। यहां पे पैमाइशें हवाला, यहां जरूरत भी एक हवाला। हकीकतों के समुंदरों का हर एक कतरा हजार इम्कान लिए हुए है। हकीकतों के समुंदरों का हर एक कतरा हजार इम्कान लिए हुए है। हर एक इम्कान इजाफियत है, हर एक इम्कान इजाफियत है। शऊर इंसान इजाफियत है, वजूदे वजदा इजाफियत है। खुदा हवाला है या हकीकत, खुदा हवाला है या हकीकत। अगर हकीकत है तो हवाला खलाएं कैसे, अगर हवाला है तो हकीकत सवाल क्यों है। ये कायनातों को नूरी सालों से नाप लेने की एक सही है। तजाजुबे बेकरां की वुसअत, सिताराए इंतहा से लेकर वजूदे बे इंतहा की सरहद उबूर करना खुदा कुशी है कि खुदकुशी है। ये सब सरासर इजाफियत है। हर एक पैगंबर इजाफियत है, लहब का बिस्तर इजाफियत है, तमाम मंजर इजाफियत है। ये वक्त क्या है, इजाफियत है। वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त। मतलब क्या हम इसकी जो हमेशा ही सुनते हैं और क्या आपने लिख डाला इसको। मेरा ख्याल ये है कि वो जो गालिब कहा करते थे ना कि आते हैं गैब से मज़ामी ख्याल में, तो वो वाकई गैब से ही उतरती है शायरी कुछ लोगों पर। ये शायरी ऐसी ही है कि ऐसे तो नहीं की जा सकती जब तक कि आप किसी उसमें ना हो। तो इसी के साथ-साथ आतिफ, और भी आपने यूनिवर्स के हवाले से और कायनात, वक़्त, स्पेस, इसके हवाले से कुछ और भी आपकी नज़में हैं। आप जी, मैं उसको एक भी और ज़रा। नज़्म है, इसका नाम है, ये हमारे बिलाल भाई साहब बैठे हैं, उस नज़्म का नाम है यक्ताइयत यानी सिंगुलैरिटी। खला की सतह पे उगने वाली ये बेखलाई,
खला की सतह पे उगने वाली ये बेखलाई नई जहत की तमाशबीन है। खला की सतह पे उगने वाली ये बेखलाई नई जहत की तमाशबीन है। उसी तरह मुझे पूरी नज्म याद नहीं है, लेकिन एक नज्म है, इसका नाम है ला, यानी नथिंगनेस, एब्सोल्यूट जीरो। तुम्हारे जिस्म को छूकर कहीं खुद में कहीं तहलील होता जा रहा हूं। तुम्हारे जिस्म को छूकर कहीं खुद में कहीं तहलील होता जा रहा हूं, और जहां हूं मैं वहां हरगिज नहीं हूं। बस तुम्हारे बाजुओं पे बहते बहते लम्स के धागों से बुनती बेलिबासी, और अचानक सारे पैकर पर उतरते वक्त की गर्दिश में रक्सा हूं। मैं इस मादूमियत की राह पर खुद अपने होने या न होने की बहस में मुब्तला हूं, घुल रहा हूं। पर कसम गर्दिश के महवर की, कसम मौजूद और मौजूदगियत की, अरे वाह, वही मौजूद जो खुद में खला है, और वही मौजूदगियत जो बज़ाहिर है मगर होकर भी क्या है। इस अदद आदाद की दुनिया में सारा खेल गिनती है, या यूं वाह, समझो हमें लगता है सारा खेल गिनती है। इस इस अदद अदद एदाद की आदाद की दुनिया में दुनिया में सारा खेल इस गिनती अदद है। आदाद की दुनिया में सारा खेल गिनती है, या यूं समझो हमें लगता है सारा खेल गिनती है, कि यक दो तीन से ना खत्म होते इस तसलसल के खला में, सुबह शामो शब के बेहंगम मगर हमवार किस्से में न कुछ मौजूद न मौजूदगियत है, फकत गिनती है। और गिनती नफी है, पर नफी क्या है? नफी मौजूदगियत का पता है, और वजूद इस बेयकीनी में खला है। एक फना है, एक खुदा है, और क्या है? फिर यहां हम है नहीं है, कौन है, क्यों है, कहां है, किस तरह है और कैसे है कि बहसों में उलझते हैं। तो हम हैं या नहीं है, कौन है, क्यों है, कहां है, किस तरह है और कैसे हैं कि पातालों में गिरते हैं, और उस पर कौन सी तारीफ बेहतर है का एक बेअंत झगड़ा। एक क्या है? एक क्या है? एक तो यक्ताइयत है, बेकरां तन्हाइयत। एक क्या है? एक तो यक्ताइयत है, बेकरां तन्हाइयत, लेकिन ये लामुतनाहियत हरगिज नहीं है। हर अदद का रास्ता ला है, मगर ये रास्ता ला तब है जब ये सिफ्र हो और एक ना हो। जैसे कायनात अब बस एक है, सो ला नहीं है। हां, मगर आगाज इसका भी फकत ला था। यही ला इंतहा बे इंतहा है। यूं तुम्हारी आंख की चौखट से आगे इस वजूदे नारसा की आखिरी हद पर कोई यक्ताई या तन्हाई अपनी इस नफी से मोतबर हरगिज नहीं है। मेरा ना होना मेरे होने से बढ़कर मौजजा है। सो मैं अब मादूम में तहलील होता हूं, तुम्हारे जिस्म को छूकर कहीं खुद में कहीं तहलील होता जा रहा हूं। जी वाह, वाह वाह जबरदस्त, वाह, क्या बात, जबरदस्त, बहुत क्या अच्छा, बात बहुत है। जबरदस्त। अच्छा बिलाल ज्ञानी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो बड़ी आजकल एक चल रहा है सवाल, कहा जाता है कि जनाब 2024 में ये तो कहा जा रहा है कि कायनात जो है ये खत्म होने जा रही है। कुछ ऐसी वीडियोस चल रही हैं कि जो सूरज है वो बहुत ज्यादा फ्लेयर्स उसमें से इतनी ज्यादा निकल रही हैं कि वो फिर जो जमीन है उसको उस तक पहुंचेगी और जमीन जो है वो तबाह हो जाएगी। फिर कोई कहता है वैसे तो 13 बिलियन ईयर्स से ज्यादा की जो है वो अब तक हो चुका, और कहा जा रहा है कि आगे जो मिलियंस ऑफ ईयर्स तो कम से कम साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अभी चलेंगे, अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस तरह की थ्योरीज पर आप क्या कहते हैं कि क्या जमीन को कोई ऐसा खतरा है कि जैसे पहले स्टीरॉइड या कुछ ऐसा हुआ तो फिर कुछ हो सकता है? देखें, इस खतरे की पॉसिबिलिटी को मैं यहाँ बैठकर कंप्लीटली नलीफाई तो नहीं कर सकता। कुछ भी हो सकता है, कोई भी मीटेओराइट आ सकता है, और यहाँ पे जैसे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए थे उसके बाद हम भी हो सकते हैं, खुदा ना खास्ता। तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज या इनकी प्रोबेबिलिटीज कम हैं, लेकिन जीरो नहीं है। और हो सकता है, लेकिन इनको इतनी स्ट्रांगली, जैसे आपने सूरज की बात की कि सूरज 2024 में फॉर एग्जांपल खत्म होने वाला है, तो ये थोड़ी सी नहीं, खत्म नहीं एग्जैजरेशन होने हो वाला, जाएगी। कहा जा रहा है कि उसमें से इतनी हीट उठ रही है, इतनी फ्लेयर्स जो हैं, तो वो जो है वो जमीन तक पहुंचेंगी और जमीन भस्म हो जाएगी, यहाँ तक होगा। नहीं, जमीन को सूरज की फ्लेयर्स रोकने के लिए जो इसका अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, ये उसकी फ्लेयर्स को रोकने के लिए ही है। अगर वो जमीन की मैग्नेटिक फील्ड ना होती तो यहाँ पे जमीन पे मौजूद जितने भी इस वक्त लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सारे के सारे खत्म हो चुके होते। तो इस तरह की कॉन्स्पिरेसीज, एक्चुअली बात यह है कि हम लोग साइंस को एक
एज अ सोसाइटी ज़्यादा जादू टूने की तरह समझने की कोशिश करते हैं कंपेयर टू या कोई करतब की तरह, कंपेयर टू उसकी एसेंस को समझना कि साइंस इस बात में यकीन कर रखती है कि यकीनन एक दिन हमारे जो सूरज है उसको ख़त्म हो जाना है और ये जो हमारा सोलर सिस्टम है दिस विल कम्प्लीटली डाई आउट। ये इस बात पे साइंस एग्रीड है क्योंकि हम अपने कायनात में बहुत सारे सितारों को ऐसे हैं कि जो अपनी लाइफ पूरी करते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं और वो ख़त्म होके ब्लैक होल या मुख्तलिफ किस्म के न्यूट्रॉन रेड स्टार या ड्वार्फ। कुछ डॉर्फ्स या इस तरह की चीज़ें बन जाती हैं जो इंतहाई किस्म की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी बॉडीज होती हैं और जो अपने अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को अटैक करती रहती हैं। तो ये पॉसिबिलिटी ये चीज़ें हैं अपनी जगह, लेकिन इसको कोई इमीडिएट फ्यूचर में आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। इसकी लाइफ टाइम मेरे पास कोई अभी नंबर्स नहीं है जो मैं आपको बता सकूं, बट फॉर श्योर इट्स नॉट सो अर्ली। तो ठीक। मेरे लिए मैं तो समझ में अच्छा, यही बात ऐसा ही एक सवाल, ऐसा ही जी एक जी और सवाल बहुत जो किया जाता है वो ये है कि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि कोई और भी इंटेलिजेंट बीइंग जो है वो हो सकता है। तो ये जो एक जी एलियंस एक आप एक कह लें या जो भी एक ये बात की जाती है कि हमने तो अभी तक अच्छा अगर आप इसको इस उससे देखें कि हम तो अभी तक पहुंचे ही नहीं ना, बहुत ही कम हम अभी तक पहुंच पाए हैं कायनात की तरफ। अभी तो जेम्स वेब के बाद हमें काफी कुछ चीजें हमारे सामने और ऐसी खुलनी शुरू हुई हैं, वरना उससे पहले तो ये भी नहीं था। तो हो सकता है कि हम जहां तक नहीं पहुंच पाए वहां पे आगे चल के हमें पता चले कि कोई और भी है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और देखें साइंस बुनियादी तौर पर उस चीज़ को तस्लीम करती है जो तजर्बे की कसौटी पर रगड़ के जो आपका जो रिजल्ट है वो बाहर आए तो हम उसको कहते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए अब दुरुस्त है, अब हम उसको मान सकते हैं। और जो चीज़ किसी एक्सपेरिमेंट के बाद वेरीफाई ना हो सके उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। दैट्स एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क्स। तो अभी तक हमें एलियन लाइफ की कोई किसी किस्म के कोई एटलीस्ट हमें कोई किसी किस्म के कोई शवाहिद नहीं मिले। तो हम उसमें किसी किस्म का ऐसा आर्गुमेंट या ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि वाकई में कोई इंटेलिजेंट बीइंग है या कोई इंटेलिजेंट लाइफ है। हाँ, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो वो अगेन मैं जैसे कह रहा हूँ कि उसकी प्रोबेबिलिटी को मैं या जीरो नहीं कह सकता। देयर इज सम सर्टेन काइंड ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोबेबिलिटी कि यस देयर माइट बी सम एलियन लाइफ। और इस पे जितनी भी आप कॉन्सेप्ट्स देखते हैं राइटिंग्स के अंदर या मूवीज के अंदर आपको नजर आता है एलियन लाइफ को, तो ये ऐसे ही इंस्पायर्ड हुआ है। लेकिन अभी तक हम किसी भी ऐसे ठोस शवाहिद तक नहीं पहुंचे कि वाकई में कोई एलियन लाइफ एग्जिस्ट करती है। आलिया, मैं ठीक। यहाँ चीज ऐड करूँ। जी। देखिए, जो कायनात है इसके साथ एक मसला है कि ये बहुत बड़ी है। जिस कायनात में हम रह रहे हैं इसमें कोई 2 ट्रिलियन के करीब गैलेक्सीज और 2 ट्रिलियन के करीब इसमें गैलेक्सीज हैं। और जिस गैलेक्सी के अंदर हम हैं मिल्की वे, इसके अंदर भी करीब कोई 100 बिलियन जमीन जैसे प्लैनेट्स मौजूद हैं। सो अगर कहीं जिंदगी मौजूद है तो हो सकता है मौजूद हो, लेकिन हमारे जो करीब तरीन जो सोलर सिस्टम है वो ये सेंटोरी है ना, कौन सा है वो, अल्फा सेंटोरी, ये भी 4 लाइट ईयर दूर, 4 लाइट ईयर रोशनी की रफ्तार से, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से अगर आप 4 साल चले तो तब आप यहाँ पहुंच सकते हैं। तो कायनाती फासले इतने ज्यादा हैं कि अगर कोई जिंदगी हो भी तो उसका हम तक पहुंचना या हमारा उस तक पहुंचना आसान नहीं है। याद रखिएगा, रोशनी की रफ्तार से कोई चीज चल नहीं सकती आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक। तो ये हो भी, हम साइंस ना इसको निगेट करती है ना इसको एक्सेप्ट करती है, क्योंकि जब तक साइंटिफिक प्रूव्स नहीं होंगे। लेकिन मामला ये है कि साइंटिफिक प्रूव्स के लिए भी जो स्पीड चाहिए, हमें जो डेटा चाहिए, वो ज़ाहिर डेटा हम शायद हासिल भी ना कर सकें, कम से कम फौरन तो नहीं हासिल कर सकते। जब एक वक्त ऐसा आएगा जब हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हो कि हम इतनी तेज रफ्तारी से सिग्नल्स कहीं और भेज सकें या कहीं और के सिग्नल्स हम रिसीव कर सकें, फिर तो और बात है। लेकिन अभी फिलहाल तो सिर्फ ये स्पेकुलेशन ही होगी। और जहां तक ताल्लुक है हमारा जो माशरे का, ये तो साइंसी बात है, लेकिन समाजी बात यह है कि माशरे का जो हमारा रवैया है साइंस के मुतालिक, वो बड़ा एक बड़ा मज़े का खेज है। आप ये देखिए कि आप बीमार हों तो आपके आसपास 85 लोग आपको टोटके बताते हैं और कोई उन टोटकों पर सवाल नहीं करता। लेकिन जब वो डॉक्टर के पास जाके दवाई लाते हैं तो उस डॉक्टर की दवाई पर सवाल करने वाले बेशुमार लोग होते हैं। अच्छा, मुझे इस सवाल पर एतराज नहीं है, जरूर करें, लेकिन सवाल यह है कि वो जो टोटका है उस पर आपका सवाल क्यों नहीं है?
एक दवाई है ना, उस दवाई के पीछे एक पूरा साइंटिफिक अमल है। एक दवाई बनती है, वो दवाई पहले 500 लोगों 50 लोगों पे इस्तेमाल होती है, फिर 500 लोगों पे इस्तेमाल होती है, फिर 5000 पे इस्तेमाल होती है, फिर 5 लाख पे इस्तेमाल होती है, फिर उसका पूरा डेटा लिया जाता है। उस डेटे की बुनियाद पर देखा जाता है कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या थे, इफेक्ट्स क्या है, क्या एक पूरा प्रोसेस है। वो जो टोटका है, वो घरेलू टोटका वो बताते हैं, और वो आप मजे की बात है, डॉक्टर की दवाई लाने के बाद भी वो घरेलू टोटका करते हैं, और वो उस पर यकीन होता है कि वो ये है, वो समाजी रवैया है हमारा। आप ये देखिए, कुछ अर्से पहले वो जो पानी से चलने वाली गाड़ी का मामला था, पूरा पाकिस्तान के साइंटिफिक बरादरी वहां बैठी हुई थी कि यार ये, यानी ये इसका मतलब ये है कि बुनियादी तौर पर जो पूरा माशरा है वो साइंस से दूर है। और जिस तरह अभी बिलाल ने कहा कि जो साइंस का एसेंस है ना, वो ये है कि आपने डेटा कलेक्ट करना है, उस डेटा की बुनियाद पर आपने उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है, और कोई आपने गेस नहीं करना है, गेस नहीं करना है। हमारे यहाँ सारा काम ही गेस से हो रहा है, गैस से होता है। कैसे हो जाए। सर वो आपको पता ही आतिफ तौकीर कि वो गैस पेपर इस्तेमाल होते हैं एग्जामिनेशन में। एग्जाम देने से पहले गैस पेपर्स ले आते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं कौन कौन सा आएगा, उसी से तो पास होके निकलते हैं। अच्छा, ये तो ठीक है, आप बात सही करें, लेकिन जो मैंने सवाल किया वो क्योंकि अगर आप हिस्ट्री चैनल, नेटफ्लिक्स और कुछ भी उठा के देखें तो उस पे ढेर लगे हुए इस तरह के, उसके ऊपर कंटेंट मौजूद है जो कि वो कहते हैं कि जनाब ये सारा जो काम हो रहा है ये किया जा रहा है इंटेलिजेंट बीइंग या इस तरह की, मैं वो वाली बात करी थी। अच्छा, अब मैं बिलाल साहब आपसे पूछना चाहूंगी कि इस वक्त सन में आप क्या समझते हैं कि वो कौन से बड़े काम हो रहे हैं, कौन सी थ्योरीज या किसको अब डिटेक्ट करने का या कोई ऐसा राज जो है वो सामने आने का आप समझते हैं कि कौन से बड़ी थ्योरीज पे इस वक्त काम हो रहा है? 2-4 अगर आप बताना चाहें प्लीज। जी, देखें, सर्न के अंदर बहुत सारे काम हो रहे हैं। मैं सारी की डिटेल्स में तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं चूंकि अक्सर लोगों का जो है वो इंटरेस्ट ज़्यादा उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में होता है। देखें, एक तो फंडामेंटल रिसर्च के हवाले से मैंने आपको पहले बताया कि सर्न का जो बुनियादी मकसद है वो मैटर को समझना है, और उससे फिर जो भी बाय प्रोडक्ट्स निकल के आती हैं वो फिर ऑफ कोर्स वो मार्केट में आती हैं, वो आप देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वाइड वेब की जनरेशन जो है वो यहाँ पे हुई थी, सबसे पहले वर्ल्ड वाइड वेब बना। फिर इसके अलावा मेडिकल फिजिक्स के अंदर बहुत सारी जो पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी है, जिसको कैंसर पेशेंट के लिए डिटेक्ट करते हैं, या प्रोटॉन थेरेपी है जो आजकल देखी जाती है, इनकी जो ओरिजिन है वो सारा सन से ही निकल के आया है। इसके अलावा आईटी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें डेवलप हुई जो बाद में इंडस्ट्री में और मार्केट में और फिर आम आवाम तक पहुंची। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इन टर्म्स ऑफ थ्योरीज, जो हमारा बुनियादी आइडिया है वो ये हम करना चाह रहे हैं कि हम, जैसे हिग्स बोसॉन की मैंने पहले बात की या गॉड पार्टिकल की, उसको हमने उसको हमने उसको हमने डिस्कवर तो कर लिया था, लेकिन अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि हाउ प्रिसाइजली वी कैन मेजर इट। एंड जितना हम उसकी प्रिसीजन स्टडीज के अंदर जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि क्या कोई ऐसी डेविएशन तो नहीं है हमारी मेजरमेंट में, और जो हमारी थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन, और उसमें अगर कोई डेविएशन हो तो दिस माइट बी एन हिंट ऑफ ए न्यू फिजिक्स। तो ऐसे हम इंटरप्रेट करते हैं चीज़ों को। फिर इसके अलावा नए मॉडल्स हैं, जो नए फिजिक्स के मॉडल्स हैं, जिनको हम कहते हैं कि जो स्टैंडर्ड मॉडल की एक्सटेंशंस हैं या कंप्लीटली डिफरेंट मॉडल्स हैं यूनिवर्स को देखने के लिए। तो वो थ्योरेटिकल तो हैं, लेकिन उनको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने के लिए हम उनके ऊपर यहाँ पे काम करते हैं। मैं उनके नाम नहीं लूँगा यहाँ पे क्योंकि अननेसेसरी डिटेल हो जाएगी, बट जैसे ब्लैक होल सर्चेस के ऊपर भी बहुत सारे काम हो रहा है, डार्क मैटर के ऊपर हो रहा है। जैसे हमारे यूनिवर्स के बारे में कहा जाता है ऑलमोस्ट 70% ऑफ द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ डार्क मैटर। वो क्या है वो आज तक हम समझ नहीं पाए, कैसे समझेंगे? वो हम डेटा कलेक्शन से या उनके मुख्तलिफ कैंडिडेट्स होते हैं पार्टिकल्स को देखकर और उनके ऊपर रिसर्च करके उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह पिछले साल ही गालिबन अक्टूबर में जो यहाँ सर्न में ही एंटी मैटर फैक्ट्री है, वहां एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि जो एंटी मैटर है उसको बंद तो कर लिया जाता है, यानी एंटी मैटर का आपके दर्शकों के लिए कि एंटी मैटर जहां पर भी टच कर जाता है ना मैटर के साथ, तो वो कंप्लीट एनाइलेट कर जाता है, यानी दोनों मुकम्मल एनर्जी में तब्दील हो जाते हैं। इसलिए एंटी मैटर को बना लेने के बाद उसको रखना सबसे बड़ा मसला था। उसको एक खास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जार के अंदर रखा जाता है। लेकिन पिछले साल अक्टूबर में ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि वो जो एंटी मैटर का जो जर्रा बनाया गया उसे अगर छोड़ा जाए तो ग्रेविटी पर उसका क्या रिस्पॉन्स होता है। तो उन्होंने बताया कि ग्रेविटी पर उसका बिल्कुल वही रिस्पॉन्स होता है जो मैटर का होता है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट भी हो रहे हैं जी। ये अच्छा तो आपने माइंड करवाया। ये लास्ट टाइम आप आए हुए थे, उन्हीं दो में डिस्कवर हुई थी ये बात।
तो बिलाल, आपकी दोस्ती का जो है ना वो देख के असर कितना हो रहा है कि वो साइंसदानों से ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो उसको आपकी थ्योरीज को और आपके एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं आतिफ। ये सिखा देते हैं, ये सिखा देते हैं हमें, तो हम ज़रा सीख जाते हैं। वही जी ना बिल्कुल कि आतिफ। वो आपकी दोस्ती का देखे कितना असर हो रहा है। अच्छा, मैं एक तो ये चाहूंगी कि मेरी तो अगर मैं वहां पर विजिट करने के लिए आऊं तो बिलाल साहब से जरूर मुलाकात होगी। और जी मेरा ख्याल है कि किसी की भी जो है वो सबसे बड़ी ख्वाहिश ही होगी कि भाई सन में जाके जो देखा जाए। और बड़े लकी हैं आतिफ, खैर वैसे भी वो दो ऐसे अपनी फील्ड्स के एक्सपर्ट्स हमारे सामने मौजूद हैं जिन्होंने जो उस जगह पर पहुंच चुके हैं कि जिनसे जो है वो बात करके फायदा उठाया जा सकता है। अच्छा, अब आप एक आखिरी सवाल मेरा होगा। अब सवाल जो है ना वो बड़ा ही वैसे तो इस वक्त जो है क्लाइमेट की बड़ी बात की जाती है ना, खास तौर पर क्लाइमेट चेंज कहा जाता है कि दुनिया पे बहुत ज्यादा असरअंदाज हो रहा है और असरअंदाज होगा आगे चलकर। तो क्या आप ये समझते हैं आतिफ, क्योंकि ज़ाहिर है क्लाइमेट के हवाले से आप भी बहुत कुछ जानते हैं कि अ ये जो बात कही जाती है कि अब हाँ, इंसान ने अपने हाथ से ही ज़मीन को जो है जो हालात कर दिए हैं, तो अब जो है इससे ज़्यादा खराबी की तरफ हम जा नहीं सकते। तो इस वजह से भी जो है डिज़ास्टर्स आएँगे तो वो फिर इंसानी ज़िंदगी जो है यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या आप समझते हैं कि ऐसा है या दुनिया इसको सँभाल लेगी? क्योंकि क्लाइमेट का एक ऐसा इश्यू है जिसके ऊपर ज़रूर बात करनी चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि संभाल ये तो बहुत बड़ा क्लेम हो जाएगा कि हम संभाल लेंगे। लेकिन हमारे से बिल्कुल साथ वाला जो सैयारा है ना, उसका नाम है वीनस, और उसको जुड़वां सैयारा कहते हैं ज़मीन का। लेकिन वहां पर आसमान से तेजाब बरसता है और जिंदगी का कोई सुराग मुमकिन भी नहीं है। हालांकि वो जो सैयारा है वो उस ग्रेविटी भी उसकी करीब करीब जमीन जितनी है, और उसका उसका जो कुर्रा हवाई था वो भी जमीन जैसा था। लेकिन वहां पर चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ी, तो उसका नतीजा ये निकला कि उसका जो पूरा पानी था वो खत्म हो गया और अब वहां सिर्फ तेजाब है। इसी तरह जमीन, हम अगर इसकी कुर्रा हवाई में कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद या मिकदार बढ़ा देंगे, मीथेन और जो नाइट्रिक ऑक्साइड्स वगैरह हैं जो खौफनाक हैं, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट देती हैं, अगर उनकी मिकदार हम बढ़ा देंगे तो जमीन का दर्जा हरारत बढ़ेगा। और उसका नतीजा ये निकलेगा कि आप देख रहे हैं कि अब पहले जो क्लाउड बर्स्ट होते थे वो कम होते थे, अब और बढ़ेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा एटमॉस्फेयर गर्म होगा उतना ज्यादा पानी एब्जॉर्ब होगा ऊपर, जितना ज्यादा होगा उतना गिरेगा भी। उसी तरह हमने देखा है जो एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स हैं वो ज्यादा हो गए हैं और वो आगे जाके और ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम फ्लैश फ्लड्स, हाँ, बहुत ज्यादा फ्लैश फ्लड्स जिस तरह पहले हम नहीं देखते थे, इस तरह वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आप पाकिस्तान के अंदर आप देखें ना, बलूचिस्तान में जिस अंदाज से अब फ्लडिंग शुरू हुई है, ये पहले हम इस तरह नहीं देखते थे, आगे जाके ये मामूल बन जाएगा। तो आपका ये कहना कि हम क्या इससे बच सकते हैं, बच तो अब नहीं सकते। एक तो यह है कि हमें एडाप्टेशन करना पड़ेगी, हम अपने आप को इन डिजास्टर्स के लिए हमें तैयार करना पड़ेगा और इस मामले को स्लो करना पड़ेगा। यानी एडाप्टेशन के साथ साथ हम अगर कोशिश करें और किसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में कमी लाएं, जिस तरह दुनिया भर में कार्बन न्यूट्रल की तरफ जा रहे हैं लोग, तो इससे होगा ये कि ये स्लो हो जाएगा। याद रखिएगा कि 5 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो 30% स्पीशीज खत्म होती हैं किसी इलाके में। कैन यू इमेजिन? अगर हम ये देख रहे हैं कि पेरिस एकॉर्ड के नतीजे में इंसान की जरिए जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो हमने 2 डिग्री रखा है, मगर सवाल यह है कि अगर इंसान के फालियत की वजह से या इंसान की कारकर्दगी की वजह से 2 डिग्री बढ़ रहा है, तो उसके साथ जो दीगर अवामिल है उनके साथ मिला के कुल कितना बढ़ेगा टेम्परेचर। इसका मतलब है कि हम 2 डिग्री की बात नहीं कर रहे, हम काफी डिग्री ऊपर की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जमीन से 20-25-30% हो सकता है स्पीशीज ही खत्म हो जाए। इसका मतलब यह कि अगर अगली सदी में क्या होगा और उससे अगली सदी में क्या होगा, हमारे पास कोई दूसरा सैयारा तो है नहीं, और ना ये सैयारा फुटबॉल है कि आप इसे किक मार के आगे चले जाएंगे। जब तक कि कोई दूसरा सैयारा नहीं मिल जाता हमें, और जब तक कि हम उस टेक्नोलॉजी पर नहीं पहुंच जाते कि हम वहां तक जा भी सकें, उस वक्त तक हम इस सैयारे को ही जितना बचा सकें वही बचाना होगा। ठीक है, वरना फिर एलोन मस्क जो है वो अगर मार्स पे ले गए तो ठीक है, कुछ कुछ चले जाएंगे, बाकी रह जाएंगे। मार्स वो पे भी जिंदगी मून इस कब तरह तो नहीं होगी। पहुंचेगी? देखिए, मार्स पे इस तरह की जिंदगी नहीं है, मार्स का क्लाइमेट बिल्कुल मुख्तलिफ है। मार्स का अभी इन्होंने जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बात की है जो आपको सूरज के फ्लेयर से बचाती है, मार्स पर वो नहीं है। मार्स पर तो आसमान से आपको हर वक्त एक खुसूसी सूट में ही रहना पड़ेगा, एक खुसूसी ऑक्सीजन के साथ ही रहना पड़ेगा। वो इस तरह की जिंदगी तो नहीं है, वो एक मुख्तलिफ जिंदगी है। ये जो लोग आपको कहते हैं ना कायनात वायनात जो मुसख्खर है, और ये इनको कहिए जरा यहां से ऊपर जाके दिखाएं। यहां से ऊपर जाए ना, तो जो एक सूरज से आने वाला जो एक जर्रा है ना, जो रोशनी की रफ्तार से आके आपसे टकराता है, वो एक बुलेट की तरह ही होता है।
वो इतने छेद कर देगा आप में कि आपको पता ही नहीं चलेगा, आप 1 मिनट में उड़ जाएंगे। आपको खुसूसी सूट के साथ जाना पड़ता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सूट्स होते हैं, ऑक्सीजन का एक खास इंतजाम है। तो ये जिंदगी जिस अंदाज से ये सैयारा आपकी आबियारी कर रहा है, ये कहीं और है नहीं। जब तक नहीं है, आपने सैयारे को हर सूरत में बचाना है। ठीक। तो बिलाल कियानी, क्या इलोन मस्क मार्स पे ले जाने पे कामयाब हो जाएंगे? देखिए, मार्स पे जाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताई ना, कि रेडिएशन से प्रोटेक्शन, ये एक ओपन चैलेंज है बेसिकली, कि हम कुछ ऐसा इक्विपमेंट डिवाइस करेंगे जिससे हम ह्यूमंस को वहाँ तक पहुँचा सकें, क्योंकि हमारी जो जर्नी है वो इस वक्त वो काफ़ी लंबी है मार्स तक, और इसमें अगर ह्यूमन बीइंग को आप पुट करते हैं और अगर वो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं है कि जिससे रेडिएशन से वो बच सके, तो वो मार्स तक पहुँचने तक ही उनका काम हो जाएगा। तो इस वजह से ये एक अभी एक चैलेंज है अभी ह्यूमंस का वहाँ तक पहुँचना। और अगर हम पहुँच भी जाते हैं तो हम क्या अचीव करेंगे वहाँ जाके, दिस इज समथिंग स्टिल येट टू बी डिस्कस्ड आई थिंक, क्योंकि उसके एनवायरनमेंट ज़मीन जैसा नहीं है, जैसे आतिफ भाई ने कहा, वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, अभी तक पानी की डिस्कवरी के बारे में नहीं पता। उसके नॉर्दर्न हेमास्फीयर के बारे में कहा जाता है कि शायद वहाँ पे पानी मौजूद है, लेकिन उसको डिस्कवर करना, एक्सप्लोर करना, ये अभी रहता है। और वो हमारे से आई मीन एरिया वाइज भी मार्स जो है वो अर्थ के मुकाबले में काफ़ी बड़ा है। तो इन सारी चीज़ों को अभी डिस्कस करने के बाद ही ये देखा जाएगा कि आया ह्यूमन बीइंग्स के लिए वहाँ का ट्रैवल पॉसिबल है या नहीं है। तो आज हमारा प्रोग्राम कमाल का इसलिए रहा कि हमने लिटरेचर, आर्ट और साइंस को जो है वो एक साथ जोड़ने की कोशिश की, और हमने दोनों से ये देखा है कि कौन क्या कह रहा है। तो याद बहुत रखिएगा, शुक्रिया जो बिलाल कियानी, फिजिक्स है थैंक ना यू सो मच आलिया, जी। फिजिक्स जो है ये कायनात की शायरी है, और हम उर्दू के शायर हैं, तो ये कायनात के शायर और उर्दू के शायर एक साथ थे। अपना ख्याल रखिएगा। एग्जैक्टली, हमने कायनात की शायरी जो है वो बिलाल कियानी से सुनी, और उर्दू शायरी जो है वो आतिफ तौकीर से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट आतिफ तौकीर साहब कि आपने बिलाल कियानी साहब से जो है वो मुलाकात आज करवाई, और इनके थ्रू हम उनसे बात करने का जो है हमें भी मौका मिला। दोबारा भी आपसे बात होगी। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।